Jai Hind, dear student. Today we will learn about equipotential surface. Before starting my lectures, once again I would like to advise you, please get ready with pen and paper and make a clear notes. This topic is very important for both point of view. So hope you will not miss a single point of my lecture. And before starting this lecture, I just want to recap the previous class, right? See, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और दोनों को R सेपरेशन पर रखा गया है, फिक्स किया गया है। और मेरे से कोई कहता है कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यूज डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं K Q1 Q2 बाई R। ये रीजन हम लोगों को बता दिया गया था। अगर इस तरह के हम लोग एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज इंफिनिटी। ये हमको मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम डिफिनीशन से जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मिनिमम वर्क डन है ये, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U final minus U initial, and this expression can be written as K Q1 Q2 by R final minus K Q1 Q2 by R initial। अगर ये इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पर होता, अभी दो चार्ज सिस्टम की बात हो रही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 0। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह के काम चला लेंगे, राइट। अब सपोज दैट ये तो हमको मिल गया है। आपको पहले से एक बात और पता है कि वर्क डन इज इक्वल बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने जा रहे हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वहां कोई काइनेटिक एनर्जी का जनरेशन ना हो। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और सिस्टम में अदर फोर्सेस ना हो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या ये भी कह सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो हम अब यहां लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा U। एक चीज और देखेंगे, अगर यहां पर कोई चार्ज Q है और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, मेरे से कोई कहता है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो Vp को हमने डिफाइन किया था K Q बाई R। और ये जैसे ही एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो एक चीज लिखना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट इज एट इंफिनिटी। मीन्स अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे डेल्टा V, तो लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल, मीन्स K Q बाई R फाइनल माइनस K Q बाई R इनिशियल, राइट। और जब ये इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी पर होगा तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से हम लोग जान लेंगे। क्लियर है। अब रिलेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। जरा इस एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम वेरी स्लोली लाते हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा
वो वर्क डन सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन किया गया है Q इंटू डेल्टा V, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। सो फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, या मेरे से कोई पूछे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर लिखें माइनस Q इंटू डेल्टा V। इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं इस चैप्टर में बहुत अच्छे से यूज करूंगा। सो अब हम लोग सीखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डिफाइन करने से भी हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जरा ये लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जरा इसको पढ़े ध्यान से। इक्यू प्लस पोटेंशियल, इक्यू इंडिकेट इक्वल एंड पोटेंशियल इंडिकेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स कि अगर कोई एक सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस या रियल सरफेस भी हो सकता है, जिसको हम एनालिसिस पर्पस से कंसिडरेशन में ला रहे हैं, और उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट्स के अगर पोटेंशियल इक्वल हो तो उस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसका डेफिनेशन भी यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट इट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर ये डेफिनेशन तो लिखा गया है, बट अभी भी हमारे माइंड में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं आया। चलिए मैं कुछ बात, एक पॉइंट चार्ज में लेता हूं। ये पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो इससे हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो चारों तरफ निकलेगा, 3D व्यू होगा। इस बोर्ड पर तो 3D में नहीं दिखा सकता हूं, 2D व्यू दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे ऐसे, राइट। ये कहां तक जाएगा भाई? सिंगल चार्ज है तो ये सब लाइंस कहां तक जाएगा? अप टू इन्फिनिटी। चूंकि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो कहां तक करेगा? अप टू इन्फिनिटी। ये जो पॉइंट चार्ज है इसका कुछ वैल्यू भी होगा, हम मान लेते इसका वैल्यू Q है। अब एक मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर मैं कहीं भी जाऊं, R डिस्टेंस पर हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। मैं एक हाइपोथेटिकल सरफेस बना रहा हूं और ये जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट इस चार्ज के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। तो कहीं पर भी अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं वो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू हमको मिला है V बराबर KQ इज बाई R। अगर मैं कहूं कि ये यहां से R1 डिस्टेंस पर अगर लिया गया सपोज दैट, तो कहीं भी जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, किसी भी पॉइंट पर जाइए, पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और इसको क्या मैंने माना? एक्चुअली 3D व्यू है तो ये स्फीयर है। तो अगर एक हाइपोथेटिकल स्फीयर में लेता हूं, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो उस स्फेरिकल सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सर इस पॉइंट चार्ज के वजह से क्या एक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा सरफेस का होगा? तो स्फेरिकल सरफेस होगा। तो कितने स्फेरिकल सरफेस होंगे? ये भी मेरे मन में प्रश्न है। जरा देखिए, एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ है, एक और भी तो मैं ले सकता हूं, कंसेंट्रिक है, एक और भी तो मैं ले सकता हूं। मतलब कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडरेशन में आए हैं वो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। बहुत सारा ऐसे हाइपोथेटिकल, दीज आर कंसेंट्रिक
स्फीयर और सारे के सारे क्या है। लेकिन अब जरा देखेंगे ध्यान से, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस क्या हुआ है, चेंज हो गया। इसका अगर r1 है और इसका मैं r2 कहूँ तो दोनों का अलग अलग होगा। इसका मतलब कि ये जो दूसरा हमको हाइपोथेटिकल स्फीयर मैंने सरफेस लिया है उसकी पोटेंशियल अलग है, उसकी पोटेंशियल अलग है। तो इस तरीके से ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको मिल गए। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आपको मिल गया, अब इसमें क्या हमें सीखने की जरूरत है, जरा देखेंगे। अगर मैं कहूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, अगर एक चार्ज पार्टिकल को, सपोज स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल को यहां से मैं उठाकर यहां लाता हूं इस पॉइंट पर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा भाई, आपको रिलेशन बताया गया था Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहां से उठाकर आप यहां ले जाएंगे तो दोनों जगह का पोटेंशियल तो सेम होगा, V माइनस V, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अरे वाह, तो एक चीज का हमको इंफॉर्मेशन मिला कि अगर कोई सरफेसेस कंसीडरेशन में आया फॉर एनालिसिस पर्पस और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस सरफेस पर अगर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह हम डिस्प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं होगा। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए। तो अगर ये मिनिमम वर्क डन कहूं जहां काइनेटिक एनर्जी डेवलप ना हो, तब तो हम ये कहेंगे कि अगर मिनिमम वर्क डन अगर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी वर्क डन होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा भी वर्क डन 0 होगा। तो एक चीज और हमारे पास आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस those surface on which work done performed by electrostatic force remain 0 to bring a charge from one point to another point। और ये अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके वजह से कितने सरफेस होंगे भाई, कितने पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, स्फेरिकल, और कितना होगा, इनफाइनाइट। चल दूसरी चीज मैं एक और इसमें देख रहा हूं कि जो जैसे जैसे मैं इससे दूर जा रहा हूं चार्ज से, क्या हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, राइट। जब पोटेंशियल घट रहा है और इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहूं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहूं, ये इससे दूर जा रहा है ऐसे, तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, जो उसका डायरेक्शन है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर हैं, अगर वहां देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज पासेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और दूसरा पॉइंट और देखने को मिला है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो ये क्रॉस कर रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे क्रॉस कर रहा है, नॉर्मली। तो एक पॉइंट हमको और जानने को मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नॉर्मली, हमेशा नॉर्मली, और किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन सर आपने तो ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में दिखाया है, जरा नेगेटिव चार्ज के बारे में भी दिखा के देखो। चलो मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको मैंने क्यों कहा। अब बताओ इसके हम फील्ड को दिखाएंगे कैसे आता है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है इंफिनिटी से और कहां एंड होता है, तो उस नेगेटिव चार्ज पर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया था। तो इस तरह से बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। अब जैसे यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, मेरे से कोई कहता है Vp इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस KQ/R। एक बात याद रखेंगे, जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो चार्ज को रेस्पेक्टिव साइन के साथ लेते हैं, राइट।
मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन टेकन सिचुएशन। अब जरा देखेंगे, मैं हाइपोथेटिकल सरफेस फिर से लेता हूं। राइट, अब अगर ये यहाँ इस सरफेस का सेंटर है तो किसी भी पॉइंट पर हम जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इस सरफेस को क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कितने पॉइंट ले सकते हैं भाई, ऐसा कितना सरफेस होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेस होगा। और यहां भी देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है कैसे, जरा देखो, जैसे मैं कहता हूं कि V1 है और ये क्या है आपको V2। अब बताओ कौन बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा कि V2, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो पक्का है कि V2 ग्रेटर देन V1। क्यों, क्योंकि R2 ग्रेटर देन R1 और नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसलिए ऑर्डर चेंज हो जाएगा हमारा। तो हमने यहां पर भी क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली, और किधर से किधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात क्लियर है। अभी जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा वो पॉइंट चार्ज के वजह से देखा, और पॉइंट चार्ज के वजह से जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहे हैं वो कैसे हैं, एस्फेरिकल। और भी तरह के चार्जेस हो सकते हैं, चलिए हम लीनियर चार्ज की वजह से देखते हैं, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से देखते हैं। राइट, नाउ we have a infinitely charged rod. Suppose this is a rod of infinite length and it is uniformly distributed charge rod. तो यहाँ से अगर किसी पॉइंट पर हम इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वो सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, मतलब आर डिस्टेंस पर जहाँ कहीं भी जाएंगे सेम होगा। देखो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बोलना ही टेक्निकल गलत है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, अगर किसी पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, तो हमारा वर्क डन सेम होगा टेस्ट चार्ज को लाने में। राइट, तो अगर उस सारे लोकस को हम लोग मिलाएं तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर। तब अगर मेरे से कोई पूछता है कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल नेचर का होगा। तो कितने सिलेंडर हो सकते हैं, इस तरह से कोएक्सियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर हो सकते हैं। अब ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये अलग हुआ, बट ये जो सिलेंडर आपको दिखा है हाइपोथेटिकली, इसके सभी जगह के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। तो अगर यहाँ से यहाँ किसी चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल कुछ और है और इसका पोटेंशियल कुछ और है। चलिए एक थिन सीट है, जैसे ये आप देख रहे हैं मेरा बोट, ये बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है, और मेरे से कोई कहता है कि इसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो वो जो इसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी प्लेन सीट के तरह ही होगा, प्लेन सरफेस होगा। जरा देखेंगे, ये सरफेस था इस तरह से, अगर इधर हम इस यहाँ इस पॉइंट पर ये जो फील्ड है, अगर इस यहाँ से आर डिस्टेंस ऐसे कहीं भी हम जाएं, पोटेंशियल क्या होगा हमारा सेम, ऊपर नीचे इधर कहीं भी जाएं, तो उससे जो प्लेन पास करेगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसा होगा, प्लेन। अब एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे कि इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास किया है, जरा देखेंगे ऐसे पास कर रहा है, और यहाँ भी ऐसे पास कर रहा है। तो देखेंगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये क्रॉस कर रहा है, कैसे कर रहा है, नॉर्मली। यहाँ भी कैसे क्रॉस कर रहा है, नॉर्मली। और किधर से किधर पास हो रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इन सब डायग्राम को देखकर हम लोगों ने कुछ कंक्लूड किया है, तो उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और बहुत कुछ हमने कंक्लूड किया था, जिसमें कि पहला पॉइंट है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा 0 होगा। तब तो लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट एक्सटर्नल फोर्स, वो हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाए। सो जो हम बात को लिखते हैं, when a charge is shifted from one point to another, then work done by electrostatic force remains 0, but it is not always true for external force, right? मैंने रीजन भी बता दिया। सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट पासेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा कभी भी ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल नहीं जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और मैंने डायग्राम बना के भी दिखाया, इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, एक सरफेस से यहाँ और एक सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देता था, इस तरह, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, राइट। और एक और इसका प्रॉपर्टीज है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो क्रॉस करेगा तो फिर ये वाले रूल का वायलेशन हो जाएगा और फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। अब इस पर नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन related to equipotential surface. Let us read it. 2 point charges Q and minus Q are placed at a separation R. Then identify an equipotential surface. What is the direction of electric field intensity at every point on this surface? दो क्वेश्चन है। प्रश्न में ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू, जिसको आर सेपरेशन पर फिक्स किया गया है। तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है, राइट। देखते हैं, मैं कहता हूं ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको आर सेपरेशन पर फिक्स रखा गया है, राइट। अब हमें पता करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। इसके हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल होंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट हमको मिल सकता है जहां के पोटेंशियल सेम हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। सपोज दैट कि ये सेपरेशन आर है और मैं कोई पॉइंट यहां लेता हूं इस चार्ज से x डिस्टेंस पर, और मैं अज्यूम करता हूं कि इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल 0 है, Vp, इसको मैं P ले लेता हूं, Vp इक्वल टू 0। तो किसके वजह से पोटेंशियल है भाई, एक तो नेगेटिव चार्ज के वजह से है, तो बोलो क्या लिखेंगे, KQ/x, यहां से यहां का डिस्टेंस x और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r। तो फिर इस प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा भाई, KQ/r माइनस x, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/r माइनस x। सोल्व करते हैं, r माइनस x इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू r बाई। बस एक तो पॉइंट मिला जो मिडल पॉइंट है, जहां का पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब मैं इससे एक लाइन पास करता हूं, इस तरीके से एक लाइन पास करता हूं, राइट। एक लाइन मैंने पास किया। अब इस लाइन पर कहीं भी आप पोटेंशियल निकाले, कहीं भी निकाले। सपोज दैट कि मैं यहां एक पॉइंट लेता हूं नॉर्मल ऐसे, अगर इस सेपरेशन को आर कहेंगे तो ये भी क्या होगा, आर। यहां पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो भी अगर यहां पर हम पोटेंशियल निकालें Vp' तो बोलो क्या मिलेगा, KQ/, इसको मैं कैपिटल R कर देता हूं क्योंकि स्मॉल r मैंने ऑलरेडी ले रखा है। नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस KQ/R, पॉजिटिव चार्ज की वजह से KQ/, ये तो 0 हो जाएगा। मतलब कि वो लाइन जो इसके मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस,
और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हर जगह का पोटेंशियल क्या है, जीरो। मतलब कि ये जो लाइंस हैं सारे के सारे लाइंस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या एक लाइन ही होगा, जरा देखेंगे ध्यान से। ये लाइन था, यहाँ एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, तो अगर लाइन ऐसे पास करता है, सभी लाइन के पोटेंशियल क्या है, सेम। लाइन ऐसे पास करेगा तो भी तो सारी जगह का पोटेंशियल क्या होंगे, सेम, जीरो। लाइन ऐसे पास करेगा तो भी। इसका मतलब कि इस पॉइंट से कोई प्लेन पास करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर वो प्लेन है तो उस प्लेन कैसा होगा, वो सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ड्रॉ कर देते हैं। ए माइनस क्यू, ए प्लस क्यू, ये इसके मिडिल पॉइंट से ये रहा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, किस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए भाई, ये मिडल पॉइंट है, यहां इस पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं। सपोज ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस भी डी होगा। क्यों डी होगा भाई, क्योंकि ये मिडल पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, ये वाला भी डिस्टेंस सेम होगा। चलो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर के तरफ। जरा देखेंगे, इस पॉइंट पी पर ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगा, इधर होगा। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, जरा देखेंगे ध्यान से। इसके दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसका एक कंपोनेंट किधर होगा, नीचे होगा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर हो जाएगा ई साइन थीटा और इधर भी हो जाएगा इसका कंपोनेंट ई साइन थीटा। तो जरा देखें, ये दोनों एक दूसरे को कैसे करेगा, इधर क्या हो जाएगा 2e साइन थीटा। तो एक बात क्लियर हो चुका है कि इसके किसी भी पॉइंट पर यहां ना लेकर के यहां लेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। यहां लेंगे तो भी इधर होगा, यहां लेंगे तो भी इधर होगा। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, ये जरा देखेंगे ध्यान से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा इसके कैसे होगा, परपेंडिकुलर। और मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्रॉसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, और इसका एक्सप्रेशन वही होगा जस्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला। याद है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सेम एक्सप्रेशन होगा। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस में भी कुछ टीचर पढ़ाते हैं। सो हम लोग 3 टीचर मिलकर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ये क्वेश्चन छूट न जाए इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है और दोनों को एक लॉन्ग वायर से कनेक्ट करके बहुत लंबे दूरी पर रखा गया है, राइट। तो लंबे दूरी पर रखा गया है, तो कह रहा है कि अगर दोनों सरफेसेस के नियर अबाउट हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या। जैसे इसके सरफेस के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके सरफेस के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो मेरे से कह रहा है कि E1 by E2 इज इक्वल टू वाट, E1 by E2 इज इक्वल टू वाट, राइट। और अभी ये बता रहा है कि जब इसको वायर से कनेक्ट किए हैं तो इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। अगर ये पहले कनेक्ट नहीं किया गया हो तो दोनों पर चार्जेस अलग अलग हो सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो किया, और चार्ज किधर से किधर फ्लो किया, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये चार्ज तब तक फ्लो होते रहा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। सेकेंड चीज बताता हूं, जैसे देखें अगर ये स्फीयर है
ध्यान से देखिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है। तो अगर रेगुलर ज्योमेट्री है, स्फीयर है, तो सभी जगह का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा वो यूनिफॉर्म होगा पहली बार हर जगह। और ये जो सरफेसेस होंगे वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का केस है तो अगर उस कंडक्टर के अंदर जाएंगे तो उसके बॉडी अंदर के जितने पार्ट होंगे वो भी सभी के सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होंगे, उसका पोटेंशियल सेम होगा, राइट। चाहे हम यहाँ जाएं, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ कहीं, या फिर इसके सरफेस पर उसका पोटेंशियल सेम होगा, राइट। लेकिन अब बात है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा? तो हम कहेंगे कि अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, आपको बताया गया है, लेकिन इसके बाहर में सरफेस से जस्ट नजदीक अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। लेकिन अगर ये ज्योमेट्री इरेगुलर है तब वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा केस है कहता है कि दो अलग अलग स्फीयर है, दोनों का रेडियस भी अलग अलग है, और ये दिया है सपोज दैट कि r1 इज ग्रेटर देन r2, मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है। तब हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो चलो v का फॉर्मूला हमको क्या मिल जाएगा भाई, k, अगर इस पर चार्ज q है तो q/r। तो जरा इस केस में देखेंगे, जब दोनों को कंडक्टर से कनेक्ट किया गया है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो v1 इज इक्वल टू v2, तो बोलो क्या लिखेंगे, k q1/r1 इज इक्वल टू k q2/r2। मैंने कहाँ का पोटेंशियल लिया, इस सरफेस का, इधर कहाँ का पोटेंशियल लिया, इस सरफेस का। तो हमें क्या मिल रहा है भाई, हमें मिल रहा है q1/q2 इज इक्वल टू r1/r2, राइट। ये हमें मिल गया। अब हमें सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालना है, सिग्मा। तो चलो भाई सिग्मा इसका निकालते हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट, q1/4 स्क्वायर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, q2/4 स्क्वायर। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, सिग्मा 1/σ2। तो बोलो क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा r2/r1 का होल स्क्वायर, राइट। और ये r2/r1 इंटू q1/q2। और जरा देखेंगे इस इक्वेशन से q1/q2 का वैल्यू क्या मिला है, तो मिला r1/r2। तो चलो इस वैल्यू को मैं रख देता हूं। सो सिग्मा 1/σ2 इज इक्वल टू r2/r1 का होल स्क्वायर इंटू r1/r2। सो सिग्मा 1/σ2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें r2/r1। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1r1 बराबर सिग्मा 2 इंटू r1। हेंस वी कैन से सिग्मा इंटू r इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ हमने क्या देखा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यस। अब जरा देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आइसोलेटेड एक स्फीयर होता है तो सिग्मा का फॉर्मूला हमको क्या मिला है, q/4πr², q/a। लेकिन जब इसको हमने एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, सिग्मा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। हमें ये फॉर्मूला मिला। इसका मतलब ये हुआ कि r का अगर वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू घटेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू बढ़ेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू घटेगा, ऐसा होगा। तो मेरे से तो यही पूछ रहा है ना कि भाई बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा σ/ε0। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, σ/2/ε0। और क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो। चलो भाई निकाल लेते हैं, E1/E2 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 1/σ2। अब सिग्मा 1/σ2 का वैल्यू मुझे निकल चुका है, सिग्मा 1/σ2 का वैल्यू निकल चुका है। वो क्या मिला है भाई,
R2/R1। अब जरा देखेंगे, मेरे से ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि R1 here R1 is greater than R2, right? So R2/R1 will be less than 1. It means sigma 1 by sigma 2 will be less than 1. No, इसका वैल्यू हमको क्या मिला है, R2/R1 लेस देन 1। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग रखते हैं, इस फॉर्मूला में हमें ये वैल्यू मिल चुका है R2/R1 लेस देन 1। क्यों? क्योंकि R2 छोटा है और R1 बड़ा है। अब R2/R1 का वैल्यू इधर से मैं रखता हूँ, तो R2/R1 का वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 लेस देन R2/R1, मतलब इसका वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे निकालना है, ये लेस देन 1 हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रिजल्ट में हम लोग रखते हैं तो क्या मिलेगा भाई हमको, E1/E2 लेस देन 1। सो E1 लेस देन E2, मतलब कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो E1 छोटा होगा E2 से। और इसका रिलेशन क्या होगा भाई, इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन को अगर हम लिखें तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। ये हमको रिलेशन मिल चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक और पूछे जाते हैं, आपको मैं लिख के दिखाता हूं। देखेंगे जरा, जैसे एक कंडक्टिंग सरफेस है और दो तरह के सरफेस है यहाँ पर, ऐसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस ज्योमेट्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और कह रहा है कि R1 ग्रेटर देन R2 और इस पर चार्ज कोई Q दिया गया है, Q चार्ज दिया गया है। अगर ये कंडक्टिंग है तो इसके सभी सरफेस कैसे होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है तो हम लोग लिखेंगे V1 बराबर V2। अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो उसके बारे में क्या होगा। तो चूंकि यहाँ दिया गया है, इसमें दिया गया R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब कि सिग्मा 1 विल बी लेस देन सिग्मा 2। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें हम लोग तो E1 विल बी लेस देन E2, राइट। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे और प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।